जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। कक्षा 8 के हम पाठ 7 तक पढ़ चुके थे। आज हम पाठ 8 को पढ़ेंगे। पाठ 8 में है किशोरावस्था की ओर, टुवर्ड्स एडोलेसेंस। तो हम पिछली कक्षा में जान चुके थे कि किस प्रकार पौधों में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव होते हैं। तो क्या ये बदलाव सिर्फ पौधों में होते हैं, जंतुओं में होते हैं? नहीं, ये बदलाव मनुष्यों में भी होते हैं। तो आप अपने में भी काफी बदलाव देखते होंगे। जब आपने जन्म लिया उस समय आप कैसे थे, फिर धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ी, साथ ही बहुत सारे बदलाव आप अपने में अनुभव करते होंगे। तो ये सब बच्चे स्वयं अपना अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह से बचपन से, छोटे से, जब वे अभी इस एज में आए हैं, कक्षा क्लास 8 में जब हैं, तो इस एज तक पहुंचते पहुंचते आपके शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक है उसमें काफी बदलाव हुआ है, जो आपने अनुभव किया होगा। तो इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देख सकते हैं। तो इसको आप अपने आप से जोड़कर भी देख सकते हैं। इसमें टिक का चिन्ह लगाना है, राइट चिन्ह लगाना है कि कौन सा बदलाव किस में देखने को मिलता है। एक तालिका है, आप भी इस तरह से तालिका बना सकते हैं। तो ये बदलाव है कि आवाज भारी होना, केवल लड़कियों में, केवल लड़कों में, केवल लड़के लड़कियों में। तो यदि लड़कियों में होगा तो इसमें टिक करना है, लड़कों में होगा तो इसमें करना है, और दोनों में यदि होगा तो इसमें टिक करना है। तो इस तरह से आपको इस तालिका को भरना है। तो पहला है आवाज भारी होना। तो जब हम एडोलेसेंस या किशोरावस्था की ओर आते हैं, मतलब टीन एज, 13 से स्टार्ट हो जाता है टीन एज। टीन टीन लग रहा है ना, 13 टीन। तो इस तरह से टीन एज जब होता है उसी को कहते हैं किशोरावस्था। तो इस समय आपका जो आवाज होता है वो थोड़ा भारी हो जाता है। तो ये ज्यादातर किसमें होता है? ये होता है लड़कों में। और कंधों की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ने लगती है। ये भी किसमें होता है? लड़कों में होता है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, ये कब होता है? ये भी किसमें होता है? लड़कों में होता है। तो ये अंतर आप अपने में या फिर आपके जो बड़े भाई हैं, बहन हैं, उसमें भी ये अंतर आप देख सकते हैं। आवाज का सुरीला होना, ये किसमें होता है? आवाज जो सुरीला हो जाता है एडोलेसेंस एज में, तो वो होता है लड़कियों में। स्तनों का विकास, ये किसमें होता है? लड़कियों में। मांसपेशियों का विकास, ये लड़कों में होता है। कुल्हों का चौड़ा होना, ये दोनों में होता है। शरीर के आकार और लंबाई तथा वजन का तेजी से बढ़ना। तो जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारा आकार भी बढ़ता है, हमारी लंबाई बढ़ती है, साथ ही हमारा वजन भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये दोनों में ही होता है, लड़कों में भी, लड़कियों में भी। और जल्दी जल्दी भावनाएं बदलना, ये किसमें होता है? ज्यादातर लड़कियों में होता है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं, जो कुछ बदलाव लड़कियों में होता है और कुछ लड़कों में होता है। जैसे सारे स्थायी दांत आ जाना, ये किसमें होता है? लड़के लड़कियों दोनों में होता है। त्वचा का तेलीय होना, ये भी दोनों में ही होता है जब वे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो ये जो बदलाव है इसको आप अपने से भी जोड़कर अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह से आपने वे बदलाव अनुभव किए, आपके शरीर में किस तरह से बदलाव आए। ये सारे आवाज में बदलाव, मांसपेशियों में बदलाव, दांतों का आना, आपकी भावनाओं का बदलना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे क्या आपके आकार में बढ़ना, वजन में बढ़ना, अपना रोल मॉडल तय करना। तो एक समय होता है जब हम रोल मॉडल एक तय कर लेते हैं कि हाँ, ये हम उनके तरह बनना चाहते हैं। तो ये भी दोनों में ही होता है। अपने एवं अभिभावकों के विचारों में अंतर महसूस करना, ये दोनों में ही होता है। और विपरीत लिंग के प्रति झुकाव, तो ये भी होता है कि हम ऑपोजिट लिंग के प्रति क्या होता है? हमारे मन में एक आकर्षण का भाव होता है। तो ये भी दोनों में ही होता है। तो इस तरह से बदलाव लड़कियों में और लड़कों में, दोनों में भी शुरू हो जाता है। किस समय होता है ये बदलाव? जब आप टीन एज में होते हैं या फिर किशोरावस्था में होते हैं। तो ये बदलाव का क्या कारण है? इस बदलाव का कारण है हमारे शरीर में जो हार्मोन है उसमें बदलाव के कारण होता है।
तो जो ये किशोरावस्था में ये बदलाव होते हैं, ये सारे बदलाव स्वाभाविक होते हैं और सभी में ये बदलाव होते हैं। किसी में थोड़ा अधिक दिखने को मिलता है, किसी में कम, किसी में थोड़ा उसको बदलाव होने में समय लगता है और किसी में जल्दी बदलाव आ जाते हैं। तो ये जो बदलाव आप अपने में देखेंगे तब आप उसको समझेंगे, और लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शरीर में एक हार्मोन में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण हमें ये परिवर्तन होता है। अब है किशोरावस्था, इसका हम परिभाषित करेंगे। किस तरह से परिभाषित करेंगे? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है और उसे किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब शरीर थोड़ा मेच्योर होने लगता है और उस अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। तो ये जो अवस्था होता है इसमें बहुत तरह के परिवर्तन शरीर में होते रहते हैं, इसलिए ये बदलाव जो जिसके अंदर होता है वे लोग भी इसको समझ नहीं पाते हैं। अचानक से जब किसी में किसी तरह का बदलाव आता है तो उसको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसका गुस्सा जल्दी आ जाता है और लगता है कि हाँ, मेरे अभिभावक मेरे खिलाफ ही चल रहे हैं, मेरे गार्जियन हमको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारी घटनाएं स्वाभाविक है, इसीलिए इसको आराम से शांति से फेस करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक निश्चित एक समय पर होने वाला बदलाव है। अब है यौवनारंभ क्या है? तो क्या है कि माना जाता है कि ये यौवन का आरंभ इसी समय से प्रारंभ हो जाता है। तो जो किशोरावस्था की शुरुआत होती है वो 10-12 ईयर्स में शुरू हो जाता है। जब आपकी उम्र 10 से 11 वर्ष तक होती है तो उस समय जो आपके शरीर में ये बदलाव होते हैं और उसी समय को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। तथा यह 18-19 की आयु तक रहती है, 19 तक रहती है, 13 से शुरू होकर 19 तक रहती है। लेकिन ये शुरुआत कब हो जाता है? लगभग 10 से 11 वर्ष के अंदर ये जो किशोरावस्था है, यौवनारंभ है, ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक चलता है? लगभग 19 तक चलता है। तो लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पहले ही आरंभ हो जाता। तो लड़कियां क्या होती हैं, यदि सेम एज के एक लड़की और लड़का हो तो क्या होता है, एक लड़की ज्यादा मेच्योर होती है लड़के के कंपेयर में। इसका क्या कारण है? क्योंकि किशोरावस्था जो होता है लड़कियों में वो लड़कों से 1 से 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब लड़कियां पहले ही थोड़ी मेच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। और जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में कहते हैं टीन्स, तथा किशोर बालिकाओं तथा बालकों को टीनेजर्स कहा जाता है। जो 13 से 19 के बीच एज ग्रुप के हैं उनको कहा जाता है टीनेजर्स, टीन कहा जाता है। और इस उम्र में जनन क्षमता का भी विकास होने लगता है और इसे कहते हैं यौनारंभ। तो क्या होता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी थोड़े इस समय क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं। तो इसका बहुत ये जो समय होता है तो इसको कहा जाता है कि बहुत चेंज का समय। मतलब इस अवस्था को लोग बहुत समय क्या होता है कि नहीं समझ पाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, सभी जो एज में अलग अलग तरह की शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। मानव के जीवन काल में उनकी उम्र के अनुसार बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। जैसे 0 से 5 वर्ष की उम्र को कहते हैं शैशवावस्था, मतलब बाल्यावस्था या शैशवावस्था, शैशवावस्था। तो 0 से 5 साल तक का क्या है, शैशवावस्था। 6 से 10 वर्ष की उम्र है बाल्यावस्था। और 11 से 19 तक का जो है उम्र वो है किशोरावस्था। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। शैशवावस्था हो गया 0 से 5, 6 से 10 हो गया बाल्यावस्था। तो आप मान लीजिए कि 0 से 10 वर्ष तक आप बाल्यावस्था में हैं, बच्चे हैं। उसके बाद आप क्या है, बड़े होते हैं। तो ये जो है 11 से 19 का जो उम्र है वो है किशोरावस्था या युवावस्था। तथा इसके बाद की अवस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था है।
19 के बाद का जो उम्र है वो क्या है? प्रौढ़ावस्था है। किशोरावस्था, फिर युवावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। मतलब प्रौढ़ावस्था मतलब 16+। अब है यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो जब आप किशोरावस्था में कदम रखते हैं तो उस समय आप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस परिवर्तन में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं और कुछ भावनाओं में भी परिवर्तन होते हैं। तो पहला है परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि। तो जब किशोरावस्था के दौरान लड़के तथा लड़कियों की जो लंबाई होती है, हाइट होती है, उसमें वृद्धि होती है और ये क्या होती है? अलग अलग होती है। और हम जानते हैं कि समान उम्र के प्रत्येक लड़के तथा लड़कियों की जो लंबाई होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो क्या होता है कि लड़कों की जो हाइट बढ़ती है लड़कियों की कंपेयर में अधिक होती है। अब लड़कियों की लंबाई 16 से 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। तो जो हाइट बढ़ने का सिलसिला होता है लगभग 17 वर्ष तक लड़कियों का कंप्लीट हो जाता है। मतलब जितना हाइट उनको बढ़ना रहता है वो 17 ईयर्स तक लगभग बढ़ जाता है। जबकि लड़कों की लंबाई में जो वृद्धि होता है वो 18 वर्ष की आयु तक जारी रहता है। मतलब लड़के की जो हाइट होती है, लड़कियों के हाइट तो 17 तक ही बढ़ता है, लेकिन लड़कों की जो ऊंचाई होती है वो 18 साल की उम्र तक भी बढ़ता रहता है। तो कुछ केस में ये अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी भी करता है ये चीज। तो हम एक क्रियाकलाप द्वारा पूर्ण लंबाई की गणना करते हैं। पूर्ण लंबाई मतलब जितना वो मैक्सिमम उसका हाइट बढ़ सकता है वही हो गया उसका पूर्ण लंबाई। तो लड़कियों व लड़कों की जो आयु के अनुरूप लंबाई में वृद्धि की औसत दर को यहाँ दिखाया गया है। देखिए यहाँ औसत आयु यहाँ दिखाया गया, आयु वर्ष में दिखाया गया है और यहाँ लंबाई का प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ पहले लड़कियों का है और इधर लड़कों का है। तो 8 वर्ष की उम्र तक लड़कियों की लगभग 77% हाइट बढ़ जाती है और लड़कों की 72%। मतलब लड़कियों की जो हाइट होती है वो अधिक बढ़ जाती है। मतलब जितना उनको मैक्सिमम बढ़ना है वो पहले ही बढ़ जाता है लड़कों के कंपेयर में। 9 साल की आयु में लड़कियों की जो हाइट होती है लगभग 81% होती है, बढ़ती है, और जो लड़कों की 75। 10 वर्ष में लड़कियों की 84%, लड़कों की 78%। 11 साल में लड़कियों की 88%, लड़कों का 81%। 12 साल में लड़कियों का 91% और लड़कों का 84%। 13 साल में लड़कियों का 95% और लड़कों का 88%। तो इस तरह से जब लड़कियों की आयु 17 ईयर्स होती है, 17 साल होती है, उस समय उनका जो 100% हाइट होता है वो अचीव हो जाता है। मतलब मैक्सिमम वो जितना उनका हाइट बढ़ सकता था वो उनका 17 ईयर्स में ही बढ़ जाता है। लेकिन लड़कों का 17 ईयर्स में 99% ही हाइट बढ़ पाता है। मतलब उससे आगे भी उनको बढ़ने का चांसेस रहता है। जैसे 18 ईयर्स जब वो पहुंचते हैं, 18 साल के होते हैं, तब भी उनका हाइट बढ़ सकता है। लेकिन लड़कियों का जो हाइट बढ़ना होता है वो 17 साल में ही बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके देख सकते हैं। और इसका एक सूत्र भी है, पूर्ण लंबाई का सूत्र है सेंटीमीटर में, वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में बट्टा मतलब भागा वर्तमान आयु का प्रतिशत वृद्धि दर गुना 100। ठीक है, तो यही है पूर्ण लंबाई का फॉर्मूला, सूत्र। इसे एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं उस फॉर्मूला को। तो देखिए यहाँ पूर्ण लंबाई कैसे निकालते हैं। तो रानी की वर्तमान आयु है 11 वर्ष, ठीक है, और उसकी लंबाई है 160 सेंटीमीटर। तो लड़कियों की वृद्धि काल की समाप्ति कब होती है? 17 वर्ष में हो जाती है। तो उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? रानी की पूर्ण लंबाई है 160, क्या है उसका लंबाई है, इसलिए यहाँ 160 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 88 इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू 182 सेंटीमीटर। यही फॉर्मूला है। और इसको इस तरह से, जैसे आपने यहाँ फॉर्मूला देखा है ना कि वर्तमान लंबाई बट्टे
वर्तमान आयु का प्रतिशत वृद्धि दर। तो वर्तमान जो आयु है उसका प्रतिशत वृद्धि दर को नीचे लिखा गया। इसको 11 वर्ष है तो प्रतिशत वृद्धि दर क्या है, 88 है। अब क्रियाकलाप 2 में दिए गए आंकड़े का उपयोग आप ग्राफ बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आयु को एक्स अक्ष पर दिखाया गया है और लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत वाई अक्ष पर अंकित किया गया है। तो आयु क्या दिखाया गया, एक्स अक्ष पर, और उसका लंबाई में जो वृद्धि प्रतिशत है उसको वाई अक्ष पर दिखाया गया है। ठीक है, अब अपनी लंबाई के प्रतिशत का पता लगाइए और अंततः जिस लंबाई को आप प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकल्पना कीजिए। तो ये ग्राफ है, इसमें तुलना किया गया है। देखिए, इधर एक्स दिखाया गया है और इधर वाई को दिखाया गया है, और यहाँ जो ये नीचे दिखाया गया है चौकोर, ये क्या है, ये लड़के का है, और जो त्रिभुज में दिखाया गया है वो है लड़कियों का, जो ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आयु है वर्षों में। ठीक है, और यहाँ पूर्ण लंबाई का प्रतिशत दिया गया है। तो इस तरह से कंपेयर करने से क्या है, लड़कियों का अधिक बढ़ रहा है और पहले ही रुक जा रहा है, जबकि लड़कों का बाद तक बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने देखा कि 17 वर्ष तक लड़कियों का बढ़ता है, लेकिन लड़कों का 18 वर्ष तक आयु लंबाई जो है वो बढ़ता है। अब ग्राफ का आपने अवलोकन किया तो उसमें लड़कियों और लड़के की तुलना में ज्यादा तीव्रता से बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और साथ ही अलग अलग व्यक्तियों की जो बढ़ने की गति है वो भी अलग अलग होती है। तो ये तो साधारणतः औसत दिखाया गया है, लेकिन सभी लोगों की हाइट इसी अनुपात में बढ़ती है, ये तो आप अपने कक्षा में भी देख सकते हैं। तो आपके कक्षा में तो लगभग एक ही उम्र के बच्चे हैं सभी, लेकिन सभी की ऊंचाई क्या एक समान बढ़ती है, नहीं बढ़ती है ना। तो कोई क्या होता है, किसी की हाइट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और किसी की हाइट थोड़ा कम बढ़ती है। तो इससे क्या पता चलता है कि सबकी हाइट एक अनुपात में नहीं बढ़ती है, किसी की अधिक बढ़ती है तो किसी की कम। तो इसका भी बहुत सारा कारण हो सकता है, उसका खान पान, उसका जीन वंशानुगत भी हो सकता है, या फिर उसके खान पान में के कारण भी हो सकता है, और उसमें जो हार्मोन सिक्रेशन तो उसके कारण भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस जो ऊंचाई में वृद्धि का जो अंतर हो जाता है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं? तो कभी कभी क्या है, किशोरों के हाथ अथवा पैरों में क्या है, अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं। तो जब हम टीनेज में रहते हैं बच्चे, तब क्या होता है, उनके जो हाथ और पैर हैं, लगता है कि बाकी जो अंग जिस गति से बढ़ रहे हैं उससे अधिक गति से हाथ पैर बड़े लगने लगते हैं। तो आप अपने में भी अनुभव कर सकते हैं कि जब आपकी उम्र लगभग 11-12 ऐसे रहती है, तब क्या होता है कि आपको लगता है कि आपका शरीर जिस अनुपात में नहीं बढ़ रहा उससे अधिक आपके हाथ पैर बड़े लग रहे हैं। तो ये क्या है कि शरीर में के कुछ अंग क्या है, अधिक तेजी से बढ़ते हैं। तो किशोरावस्था के जो अंत तक क्या होता है, शरीर के दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को समान कर देते हैं, और जिससे शरीर सुडौल हो जाता है। तो ये जो होता है कि हाथ पैर अधिक बढ़ जाता है, ये अधिकतर क्या कब होता है, किशोरावस्था में। लेकिन आप जब युवावस्था तक पहुंचते हैं तब तक क्या होता है, बाकी शरीर का भाग भी उसी अनुपात में बढ़ता है और पूरे शरीर को बैलेंस कर लेता है। और आपने गौर किया होगा कि लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। तो इसका क्या कारण है कि लंबाई क्या होती है, माता पिता के जीन के कारण भी होता है। जीन क्या होता है, ये वंशानुगत जो गुण आते हैं उसी को जीन कहते हैं। तो उसी जीन के कारण भी जो हाइट होता है उसमें अंतर हो जाता है। तो किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है और किसी की हाइट, किसी बच्चे की हाइट क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसका क्या कारण होता है कि परिवार का कोई सदस्य वैसा होगा कि जिसकी हाइट शायद बहुत अधिक होगी या फिर बहुत कम होगी। तो ये कुछ गुण जो होते हैं वो वंशानुगत, मतलब वंश से आ जाते हैं अगली पीढ़ी तक। अब दूसरा क्या परिवर्तन होते हैं, दूसरा परिवर्तन होता है शरीर के आकार में परिवर्तन। तो एक क्रियाकलाप और देखेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपने कक्षा के किसी छात्र के कंधे एवं सीना का माप करेंगे और उसको नोट करेंगे। तो आपकी उम्र के बच्चे आपको अपने क्लास में मिल जाएंगे। तो
तो आप उनके कंधे का और उनके जो सीना है, सीने का माप ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब अपनी निचली कक्षा के जो छात्र हैं, जैसे आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आप अपने कक्षा के पहले बच्चों का माप ले लेंगे, कंधों का और सीने का। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लास 7 या फिर क्लास 6 के बच्चों का कंधे का और सीने का माप ले लेंगे और उसको नोट करेंगे, और इसमें जो अंतर आएगा उसको आप देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो निचली कक्षा की अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे तथा सीने क्या है, अधिक चौड़े होते हैं। तो इसका क्या कारण है कि उनका यौवनारंभ हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ ही लड़कियों की कमर का जो निचला भाग है वो चौड़ा हो जाता है, और वही लड़कों की जो शारीरिक और पेशीय गठन होता है वो भी होने लगता है। तो ये सारे किस कारण से होते हैं, किशोरावस्था के कारण, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यदि हम छोटे थे, यदि हम छोटे में जैसे थे वैसे ही रह जाते, हमारे शरीर में बदलाव नहीं होते, हम बढ़ते नहीं, तो क्या होता, हम वो इतने ही रह जाते। लेकिन बदलाव तो जरूरी है, हम छोटे से बड़े होते हैं, तो ये बदलाव के कारण ही हमारे हाइट में वृद्धि होती है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारे सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है, हमारे भावनाओं में वृद्धि होती है। इसलिए ये जो वृद्धि या परिवर्तन है ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये दुनिया का नियम ही है परिवर्तन। और यदि आपका दिमाग वैसा ही बचपन में जैसा है वैसा ही रह जाता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस कारण से परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। तो शुरू में क्या होता है, हम कोशिकाएं कम होती है, फिर कोशिकाओं का विभाजन होते होते हमारे शरीर भी बढ़ता है, साथ ही बहुत सारे तरह के हार्मोन शरीर में होते हैं, और उसके कारण भी बहुत तरह के परिवर्तन शरीर में होते रहते हैं। तो तीसरा परिवर्तन क्या है, स्वर में परिवर्तन, जो आवाज होता है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि जो लड़के होते हैं पहले तो उनकी आवाज पतली रहती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तब क्या होती है, आपकी आवाज क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, आपने देखा होगा। और जो लड़कियां हैं वो जितनी बड़ी होती, किशोरावस्था में प्रवेश करती है, तो उनकी आवाज पतली और सुरीली हो जाती है। तो ये क्या कारण है कि ये यौवनावस्था के कारण है, किशोरावस्था के कारण होता है। तो जब किशोरावस्था प्रारंभ होता है तब स्वर यंत्र अथवा रेनिनकस में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है, तो जिससे हमारा गले से आवाज निकलता है, तो उस यंत्र को स्वर यंत्र कहते हैं। तो लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। तो आप खुद अनुभव करेंगे तो आपका जो गला है, गले में देखिएगा थोड़ा सा उभार जैसा लगेगा लड़कों में। तो ये किस कारण से होता है, जो स्वर यंत्र होता है लड़कों का थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण क्या है, आपको जो आवाज होता है वो थोड़ा भारी होने लगता है। और लड़कियों का क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है गले का जो उभार होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी आवाज थोड़ी मीठी और पतली होती है। और इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल या कंठमणि भी कहा जाता है। किसे, जो गले में थोड़ा उभार होता है लड़कों का। लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है और जो बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता, लड़कों का दिखाई देता है। और स्वर यंत्र के कभी कभी अनियंत्रित विधि, कभी कभी क्या होता है, किसी का जो स्वर यंत्र होता है गले में जो उभार होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो आवाज है वो फटने लगती है, भर्राने जैसा आवाज आता है, जैसे कुछ बात बोलेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाता और आवाज बहुत ज्यादा निकलता है। तो ये सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन ये किस कारण से होता है, ये कंठमणि या ये जो कंठ यंत्र है इसी के कारण होता है। परंतु कुछ दिन बाद यह स्वर क्या होता है, सामान्य हो जाता है। तो ये किशोरावस्था में होता है और धीरे धीरे इसमें नियंत्रण हो जाता है और आवाज में सुधार हो जाता है। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, एक स्वाभाविक परिवर्तन है। और ये चैप्टर आप लोगों का सिलेबस में रखने का यही उद्देश्य है, क्योंकि आप भी इस दौर से गुजरते हैं, जो किशोरावस्था का दौर है, तो इसमें क्लास 8 के बच्चे भी गुजरते हैं। इसलिए अपने शरीर के जो परिवर्तन है उसको जानने के लिए आपको ये सिलेबस
में ये चैप्टर को रखा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए और अपने साथ इस तुलनाओं का, इस उदाहरणों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ये क्या है, कंठमणि या जो स्वर तंत्र है, एडम्स एप्पल। तो ये क्या होता है, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है किशोर लड़के का स्वर यंत्र, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए उभार जैसा दिख रहा है ना। तो इस तरह से यदि किसी का बहुत ज्यादा उभार होगा तो उसका आवाज और ज्यादा मोटा या फटा हुआ आवाज लगेगा। कभी कभी होता है ना, किसी का आवाज इतना ज्यादा तेज होता है कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण से होता है, लड़कों का ये जो उभार होता है स्वर यंत्र का, ये थोड़ा अधिक होता है, जिसके कारण उनका आवाज मोटी होती है, और लड़कियों की छोटी होती है। और लड़कियों की जो ये चीज है कंठमणि है, ये दिखाई भी नहीं देता है, तो जिसके कारण क्या है, उसकी आवाज पतली होती है और सुरीली होती है। तो यही कारण है, और कुछ कारण नहीं है कि लड़के और लड़कियों के आवाज में अंतर होता है। अब नेक्स्ट है 4 नंबर, श्वेद तथा तैल ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि। तो आपने अनुभव किया होगा कि जब किशोर या किशोरियों में ये किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, आपके चेहरे में मुहासे, फुंसियां आने लगती हैं। तो आपका जो चेहरा होता है, गाल के आसपास वाले क्षेत्र है, उसमें फुंसियां आने लगती हैं किशोरावस्था के समय। तो अधिकतर लोगों में ये परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है, जब किशोरावस्था में होते हैं तो जो श्वेद और तेल ग्रंथियां हैं, वो उसका जो स्राव होता है, उसका निकलना जो होता है, जो एक तरह का तेल होता है, तो वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गाल में फुंसी, मुहासे ये निकल जाते हैं। तो इस समय क्या ध्यान दिया जाता है, ऐसे ही बच्चे जो जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हुए अपने प्रति ज्यादा सेंसियर हो जाते हैं, जो अलग ऑपोजिट लिंग है उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उनको लगता है कि हमको अच्छा दिखना है, और वैसे समय में जब उनके चेहरे पर फुड़े फुंसी आ जाते हैं तो वे और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण तो वो खुद नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जो तेल ग्रंथि का जो स्राव है, जो आपके अंदर से तेल का स्राव है, वो इतना ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो फुंसी फोड़े के रूप में आपके चेहरे में दिखाई देता है। लेकिन जो तले हुए चीज का उस समय क्या होता है, जब आप किशोरावस्था में होते हैं, आपको चाट, पकौड़ियाँ, गोलगप्पे, ये सारे चीज बहुत अच्छे लगते, तले हुए चीज। लेकिन इस समय आपको इस चीजों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय अधिकतर बच्चों के जो चेहरे में फुंसियां, मुहासे होते हैं। लेकिन उनको इसके कारण एक हीन भावना भी लगती है कि मुझे देखने में शायद अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस समय अपने स्किन के प्रति, अपने को लुक के प्रति ज्यादा कॉन्शियस होते हैं बच्चे। तो इसलिए अपने कुछ आदतों को थोड़ा सुधार करके इस समस्या को भी वो खत्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। क्या है ये नलिका विहीन ग्रंथियां? तो कुछ ग्रंथियां जैसे श्वेत ग्रंथि हुआ, तैल ग्रंथि हुआ, लार ग्रंथि हुआ, ये सब क्या है, स्राव वाहिनी द्वारा स्रवित होने वाली ग्रंथि हैं। तो इसमें से क्या होते हैं, ये कुछ ग्रंथियां हैं जिसमें से अलग अलग तरह के तरल पदार्थ निकलते हैं। तो ये क्या है, ये जो ग्रंथियां हैं उनको हार्मोन को सीधे क्या करते हैं, रक्त के प्रभाव में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रंथियों से क्या होता है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, और ये क्या होते हैं, सीधे ब्लड में फ्लो कर जाते हैं, आपके ब्लड के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसलिए जो ये इन्हें क्या कहते हैं, नलिका वाहिनी ग्रंथियां भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो ग्रंथियां हैं जैसे श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि, ये नलिका वाहिनी ग्रंथि हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका जो स्राव होता है, मतलब निकलने का जो प्रक्रिया होता है, वो इंटरनल होता है, आपको ऐसे दिखाई नहीं देता। तो इस कारण से इसको अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये क्या है, जिस बात का मैंने जिक्र किया ना कि हार्मोन में परिवर्तन, तो ये सारे ग्रंथियां अपना अपना जो सिक्रीशन का काम है वो तेज कर देती है, जिसके कारण बहुत सारे बदलाव देखने के मिलते हैं। जनन अंगों में परिपक्वता भी आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, यौनावस्था या फिर जब किशोरावस्था में का प्रारंभ होता है, तो लड़कों के वृषभ में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कियों के अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है, तथा जो अंडे होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं,
और अंडाशय से अंडाणुओं और निर्मोचन भी प्रारंभ होने लगता है। तो इस तरह से काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं लड़कों में भी और लड़कियों में भी। और साथ ही मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता भी आ जाती है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास तो होते हैं, शारीरिक परिवर्तन तो होते हैं, साथ ही जो बुद्धि का विकास होता है वो भी बहुत ज्यादा इस समय होता है। पहले की अपेक्षा अभी जो बौद्धिक विकास होता है वो अधिक होता है। और इस दौरान सोचने के ढंग में भी परिवर्तन होता है। पहले क्या होते हैं कि जब शैशवावस्था होता है या फिर बाल्यावस्था होता है, उस समय हमारे जो सोचने का तरीका होता है वो तरीका बिल्कुल बदल जाता है जब हम किशोरावस्था में होते हैं। तो जो बचपना होता है वो काफी कम हो जाता है। तो कभी कभी किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति खुद को ढालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अचानक से परिवर्तन हो जाता है तो उसमें उसको संतुलन बनाने में भी काफी दिक्कत हो जाता है। मतलब बाल्यावस्था से सीधे किशोरावस्था में एकदम से परिवर्तन होने लगता है और इस दौरान वे स्वयं को असुरक्षित भी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा परिवर्तन होते हैं कि वे खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो जा रहा है मेरे शरीर के साथ। मेरे बुद्धि का अलग हो जा रहा है, मेरे सोचने का क्षमता, मेरी जो भावनाएं हैं वो एकदम से परिवर्तन हो जा रही हैं। तो ये सारी चीज वे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते और अपने को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं कि हमको शायद कुछ अलग दिक्कत हो जा रहा, हमको शायद कुछ बीमारी हो जा रही, ना क्या हो जा रहा है। ये अचानक से परिवर्तन होने से वे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इन चीजों को आपको समझने का आवश्यक है कि ये कोई असुरक्षित वाली बात नहीं है। ये क्या है, एक स्वाभाविक परिवर्तन हो रहा है जो हार्मोन में परिवर्तन के कारण हो रहा है। और ये जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक है, मतलब जो स्वाभाविक परिवर्तन है, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रही है और आपका शरीर विकास कर रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण ये सारे परिवर्तन आपको दिख रहे हैं। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई दिक्कत हो तो अपने बड़े भाई बहनों या फिर माता पिता से बात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हैं। और जैसे हो गया, नेक्स्ट हो गया कि गौण लैंगिक लक्षण। तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कों के चेहरों में दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। और ये जो लक्षण है चूंकि लड़कों और लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो गौण लैंगिक लक्षणों के कारण क्या है? तो यौवनावस्था या फिर किशोरावस्था होने वाले जो परिवर्तनों के मूल कारण है वो क्या है? ये जितने भी परिवर्तन आपके शरीर में हो रहे हैं, आपके दिमाग में हो रहे हैं, सोचने की क्षमता में हो रहे हैं, और ये जो शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, ये सारे चीज का क्या कारण है? एक ही मास्टर है इसका, हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन ही सारा गड़बड़ कर रहा है आपके शरीर में। गड़बड़ तो नहीं, ये एक स्वाभाविक परिवर्तन है और प्राकृतिक परिवर्तन, इसीलिए आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए कि ये सारे परिवर्तन किसके कारण हो रहे हैं? इसी हार्मोन के कारण हो रहे हैं। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जितने भी परिवर्तन होते हैं सबका एक ही मास्टरमाइंड होता है, हार्मोन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हार्मोन को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही समझ लीजिए और अपने शरीर के साथ इस सारी चीज को कंपेयर कीजिए। और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, वो सबके साथ होता है वो परिवर्तन। और ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है, स्वाभाविक परिवर्तन है और इससे कोई नहीं बच सकता, सब में ये परिवर्तन होता है। और ये यदि परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब आपके शरीर का सही विकास हो रहा है, इसलिए इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छा परिवर्तन है और इसका कारण क्या है? हार्मोन है, ठीक है। तो आपने इसे समझा होगा, आशा करती हूँ। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और यदि कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे।
और हमको लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसको आप अपने से जोड़कर देख पा रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़िए। थैंक यू।